आज हम कक्षा 10वीं के पहले चैप्टर प्रथम अध्याय जीवों का विकास यहाँ से आपका विज्ञान का अध्ययन चालू करेंगे। ठीक है, तो जैसा आपको नाम से स्पष्ट होगा, जीवों का विकास मतलब ये जीव विज्ञान, बायोलॉजी का एक पोर्शन है, एक अंग है। ठीक है, तो आपने कक्षा 9वीं में जीव विज्ञान के अंदर कोशिका, ऊतक, ऐसे कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, है ना, और आपको कुछ ना कुछ याद होगा। फिर भी हम लोग अगर स्टार्टिंग से चालू करें तो हेडिंग से आपको दिख रहा है क्या, जीवों का विकास। मतलब इसमें मेन दो ही शब्द है, जीव और विकास। जीव क्या होता है सबको मालूम होगा आप लोगों को, टेबल है, कुर्सी है, जीव है क्या? नहीं, जिसमें जान है वो जीव है। तो अपने आसपास जितने भी जीव जंतु हैं, आप हैं, मैं हूँ, जो भी और पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब जीव हैं। विकास का मतलब होता है एक तरह का सकारात्मक परिवर्तन जो आपको किसी भी तरह से मददगार साबित हो, चाहे वो जीवन जीने में मददगार साबित हो या आपकी राह को आसान करे, उसको, उस तरह के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विकास। ठीक है, परिवर्तन और विकास में इतना ही अंतर होता है। परिवर्तन कुछ भी हो सकता है, अगर किसी का हाथ टूट गया तो वो परिवर्तन है, पर उससे उसका विकास हो रहा है क्या? उसको कोई फायदा है? नहीं है, तो वो विकास नहीं कहलाता। तो इस पूरे अध्याय में बेसिकली हमको यही चीज़ें पढ़नी हैं कि जितने भी जीव हम लोग देखते हैं अपने आसपास, वो कहाँ से आए, कैसे उनका उत्पत्ति हुई उनकी, और उनमें कैसे धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव यानी कि क्या, विकास होते गया, और आज उनका प्रारूप या उनकी संरचना कैसी है, क्या है, ये देखना है। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं कहाँ से? डायनासोर। डायनासोर का नाम आपने सुना ही होगा पहले कभी ना कभी। डायनासोर, जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी या कहीं कार्टून देखे होंगे, कहीं ना कहीं आपने डायनासोर को देखा है, उसके बारे में जानते हैं। लेकिन क्या आज आप अपने आसपास डायनासोर को देख पाते हैं? नहीं। इसकी क्या वजहें रही होंगी? पहले डायनासोर पाए जाते थे, धरती में पाए जाते थे। पहले, जब मैं कहता हूँ पहले, तो लगभग 200 लाख से 2000 लाख साल पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ, तब डायनासोर पाए जाते थे। पर आज डायनासोर के बारे में खाली हम लोग पढ़ते हैं, या फिर उनका जीवाश्म हमें मिलता है जो कि संग्रहालयों में रखा हुआ है, जिसको हम लोग जाके देख भी सकते हैं, और नहीं तो इंटरनेट आज इतना अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग बिना आसपास आए हुए भी पढ़ ले रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हम डायनासोर के जीवाश्म को भी देख सकते हैं। तो जीवाश्म क्या होता है? अब एक शब्द आता है जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है? कोई भी जीव जंतु है, वनस्पति है, पौधे हैं, वो कई हजार साल पहले क्या हुआ कि कुछ प्राकृतिक आपदा के कारण वो दब गए ज़मीन के अंदर, पृथ्वी की संरचना बदली और उनके आज हमको अवशेष मिलते हैं। ठीक है, ट्रेसिंग्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये इनको हम लोग कहते हैं जीवाश्म। अब इसका क्या काम है? इंसान एक मतलबी जीव है ना, हम लोग कोई भी काम ऐसे ही बिना मतलब के तो करते नहीं हैं। तो जीवाश्म अगर हम लोग ले रहे हैं, मिला रहे हैं, तो क्यों? तो कुछ ना कुछ फ़ायदा उसका हमको मिलता होगा। तो क्या फ़ायदा मिल सकता है? तो आपको ये भी मालूम है कि जो मनुष्य है, इंसान है, हम लोग हैं, हम लोग को जिज्ञासु भी कहते हैं, है ना। बाकी जीव जंतु को जिज्ञासा नहीं होती, वो अपना खाना खाते हैं, सो जाते हैं, बस। हम लोग को जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिमाग है। तो जानने की इच्छा के कारण मनुष्य क्या करता है? जीवाश्म को लेते हैं हम लोग, उससे हमको पता चलता है कि हमारे पहले जीव जंतु थे वो कैसे थे। ठीक है, डायनासोर का जैसे जीवाश्म मिल गया, ले लिए। अब इसके अध्ययन से हमको ये पता चल सकता है कि ये कितने साल पुराना है, इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं, है ना, और इससे हम लोग कितने मिलते जुलते हैं या इससे हम लोग कितने अलग हैं। तो इन सारी बातों का अध्ययन करके हम अपने विकास के मार्ग को थोड़ा सा प्रशस्त भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये पता चलेगा कि डायनासोर, जैसे कहा जाता है डायनासोर विलुप्त हो गए, तो विलुप्त हो गए का क्या मतलब है? क्या कहीं पे जाके छुप गए? नहीं, विलुप्त होने का क्या मतलब हुआ कि किसी कारण से भी, वो कारणों के बारे में भी हम आगे अभी चर्चा करेंगे, किन्हीं भी कारणों से
क्या हुआ होगा कि डायनासोर जो उनकी प्रजाति थी वो उनमें कुछ बदलाव आते गए हों, या हो सकता है उनके आसपास का जो वातावरण था वो बदलता गया हो, या वो जो खाते पीते थे वो चीज़ ख़त्म हो गई हो, कुछ तो कारण रहा होगा। जैसे आज हम और आप इन बातों पे चर्चा कर रहे हैं कि किन कारणों से डायनासोर विलुप्त हो गए या क्या उनके साथ हुआ होगा, ठीक उसी प्रकार पहले के जो बायोलॉजिस्ट थे, जीव विज्ञान शास्त्री, उन लोगों के मन में भी ये सारे सवाल आए। अब उन लोगों ने इन सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश की, ठीक है, इसीलिए आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ पा रहे हैं। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ कि हम लोग भी जो है अगर वैसा ही रिसर्च करते रहे हर आदमी, तो कितना टाइम लग जाएगा, है ना। इसलिए पहले से जो रिसर्च है वो चैप्टर में डाला जाता है ताकि हम लोग भी सीख लें उसको, है ना। तो इसी कड़ी में एक हमारे जीव विज्ञान के थे, उनका नाम था क्या, डार्विन। डार्विन जो थे उनकी बचपन से ही रुचि थी किसमें, जीव विज्ञान में। हमारे आसपास क्या क्या है, कौन जीव जंतु हैं, कैसे उनकी संरचना बनी, है ना, पूरे इसी क्षेत्र में उनकी रुचि ज़्यादा थी। तो वो कहाँ रहते थे, इंग्लैंड में। इंग्लैंड की सरकार ने देखा कि भाई ये आदमी अच्छा कर रहा है, इसको थोड़ा सा प्रोत्साहन देना चाहिए। तो सरकार ने क्या किया, डार्विन को एक जहाज़ था, ठीक है, उस जहाज़ का क्या नाम था, HMS बीगल। इस जहाज़ में कौन गया, डार्विन। डार्विन गया HMS बीगल जहाज़ में बैठ के, कहाँ चला गया, तो डार्विन को भेज दिया किसने, इंग्लैंड की सरकार ने डार्विन को भेजा, HMS बीगल जहाज़ में बैठा दिया और बोला जाओ भैया तुम घूम के आओ। क्या बोला, जाओ भैया तुम घूम के आओ, बढ़िया। तो अब ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि कोई किसी को घूमने के लिए सरकार क्यों भेजेगी, हमको भी भेज दो। तो सिर्फ उसको घूमने के लिए नहीं भेजा गया, उसको कुछ क्या दिया गया, काम। जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, अगर आप लोगों की परीक्षा न ली जाए, कोई आपको होमवर्क न दिया जाए, तो आप लोग पढ़ेंगे क्या, कुछ बच्चे पढ़ लेंगे, पर अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, पढ़ना लिखना छोड़ देंगे, ये कोई मतलब का नहीं है, होता है ना, ऐसा स्वभाव है ये, ठीक। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया, डार्विन को दिया काम। क्या काम दिया, तो आप घूमने तो जा रहे हो, तो आपको पता क्या करना है, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि गया कहाँ। तो डार्विन गया कहाँ, इंग्लैंड से कहाँ गया, दक्षिण अमेरिका होते हुए, दक्षिण अमेरिका होते हुए वो कहाँ निकल गया, बाकी सभी अन्य द्वीपों की तरफ उसको भेजा गया कि जाओ भाई तुम पूरा देख के आओ क्या क्या है ना। अब उसको क्या काम दिया गया था, वो काम था नक्शा तैयार करना, उसको ये 3 काम दिए गए कि जिस रास्ते से आप जा रहे हो, है ना। अभी आप लोग जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो अपने किताब को खोलिएगा, उसमें आपको नक्शा दिया हुआ है कि किस रास्ते से गया, कौन गया, डार्विन, ठीक। किस में गया, HMS बीगल नामक जहाज में। ये किसका नाम है, ये HMS बीगल, ये एक जहाज है, ठीक है। कौन सा जहाज, पानी वाला, ठीक। अब जो डार्विन है वो पानी के रास्ते से इंग्लैंड से निकल के बाकी द्वीप समूहों से होता हुआ ऐसा जा रहा था, लेकिन उसको कहाँ से, जो एक रास्ते में कहते हैं बड़ा जगह जो पड़ा या बड़ा महाद्वीप पड़ा, वो कौन सा था, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। अब वहाँ से उसको बोला गया कि पूरे रास्ते का नक्शा तैयार करेंगे आप कि कहाँ पे कौन कौन सा द्वीप पड़ रहा है ना। और जितने भी आपको रास्ते में खनिज संपदा, खनिज समझते हैं जो हमको ज़मीन के अंदर से कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, है ना, बहुत सारी चीज़ें, सोना मिलती हैं, सब क्या है, खनिज संपदा है जो खनन करने के बाद प्राप्त की जाती है। तो उसको कहा गया कि जितनी भी खनिज संपदा के बारे में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप जुटा सकते हैं वो आप जुटा लीजिए। और क्या कहा गया कि आपको जो है पूरे रास्ते में जितने भी द्वीप समूह हैं उनमें जीव जंतुओं की विविधता का अध्ययन करना है। मतलब
किस तरह के जीव जंतु रास्ते में या उन द्वीपों में जो आपके रास्ते में पड़ रहे हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो किस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, उनमें क्या क्या समानता है, क्या असमानता है, हमारे से कितना मिलते जुलते हैं, है ना, इस तरह की सारी चीज़ों की जानकारी उसको इकट्ठा करने के लिए बोला गया। अब ये सब करने के कारण इस यात्रा को ऐसा लिखा होगा एक शब्द आपके किताब में, क्या कि अन्वेषी यात्रा। ठीक, मतलब उसने किया अन्वेषण। क्या किया? अन्वेषण। अन्वेषण किसको कहेंगे कि हम किसी चीज़ के बारे में उसका अवलोकन करते हैं, उसको देखते हैं, है ना, उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा करते हैं, उससे एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। इस पूरा चीज़ है उसको हम लोग कहते हैं अन्वेषण। और अन्वेषण करने के लिए जो डार्विन ने यात्रा की, ठीक है, उस यात्रा को क्या बोल दिया गया? अन्वेषी यात्रा। ठीक, रहने के लिए हिंदी का शब्द है लेकिन थोड़ा अलग है, तो हमने इसको भी समझ लिया। ठीक है, अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं? हम देख चुके हैं डायनासोर एक समय में आए, 200 लाख से 2 लाख वर्ष पूर्व वो हुआ करते थे, और जो उनकी साइज़ थी वो क्या थी? सबसे छोटा जो डायनासोर था वो भी कितने साइज़ का था? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर से लेके कितना तक के थे उन लोग? 40 मीटर। 40 मीटर, मतलब जो सबसे बड़ा डायनासोर हुआ करता था वो 40 मीटर का होता था। ये हमको कहाँ से पता चला? क्योंकि हमको डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं, और अभी तक जो सबसे बड़ा जीवाश्म मिला है वो 40 मीटर का है। इससे हमको पता चला कि वो उतना बड़ा डायनासोर होता था। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। हमको प्रश्न ये हमारे दिमाग में सारे आए कि कैसे वो हुआ होगा कि कोई जीव विलुप्त हो गया। विलुप्त होना मतलब क्या? धीरे धीरे उनके आवास या उनके भोजन, है ना, या उनके संबंधित जो मौसम है, वातावरण है, वो उनके अनुकूल नहीं होने के कारण धीरे धीरे डायनासोर मरते गए, और एक समय आया कि आप पृथ्वी में एक भी डायनासोर नहीं बचा। इसलिए हम लोगों ने क्या कह दिया कि वो डायनासोर विलुप्त हो गए। ठीक है, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो जीव जंतु हैं, ठीक है, उनके ऊपर, उनके आसपास के जो खाद्य संसाधन है या वातावरण है ना, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, अब ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ का सहारा ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया समय एक्स अक्ष में ले लिया, और इधर क्या ले लिया? खाद्य संसाधन। एक ग्राफ और इधर बना लेते हैं जिसमें हम लोग ले लेते हैं समय, और क्या ले लेते हैं जी? जनसंख्या। ठीक, ये ग्राफ आपकी बुक में दिया हुआ है। ये ग्राफ हम किस आधार पे बना रहे हैं? तो अभी तक जो भी सर्वे हुआ है, जो जानकारी इकट्ठा की जाती है उसको सर्वे कहते हैं, और उसके डेटा या उसके जो भी आंकड़े हैं उसके आधार पे ग्राफ बना हुआ है। उसको अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि एक समय में कुछ खाद्य संसाधन थे। ठीक है, ग्राफ ऐसी बनता है, और वो समय के साथ उनकी जो वृद्धि की दर है वो कुछ इस तरह से दर्शाई गई है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है, खाद्य संसाधन की जो मात्रा है उसमें भी धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही है। ठीक, वहीं दूसरी ओर अगर हम समय और जनसंख्या के ग्राफ पे गौर करें तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें एकाएक अनियंत्रित वृद्धि हो रही। देख सकते हैं कैसे टाइप से कि समय थोड़ा सा बढ़ा, जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि हुई, समय थोड़ा और बढ़ा, जनसंख्या में और वृद्धि हुई। तो इसमें जनसंख्या वृद्धि की दर और जो खाद्य संसाधनों में वृद्धि की दर, इन दोनों में क्या अंतर या क्या संबंध देखने को मिल रहा है? तो आप ये आसानी से इससे आप देख के कह सकते हैं कि खाद्य संसाधन समय के साथ धीमी गति से बढ़ रहे हैं, जबकि जनसंख्या की जो दर है बढ़ने की वो काफ़ी तेज है। तो अब इससे आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप एक व्यक्ति घर में बैठे हैं, आपके पास एक पैकेट बिस्किट का है, आपको उसको खाना है, आपके लिए वो पर्याप्त है। पर वहीं पे अगर आपके रूम में 4 और आदमी डाल दिया जाए और एक बिस्किट का पीस ज़्यादा दे दिया जाए तो कमी लगेगी। 4 और आदमी डाल दें तो क्या होगा? तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि खाद्य संसाधन जो हैं वो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण कम होते जा रहे हैं।
ये कब की बात है? आज के परिवेश की। ठीक है, तो ये एक कारण हो सकता है किस चीज़ का, जो भी जीव जंतु हैं उनमें परिवर्तन का। क्या होगा कि संघर्ष भी बढ़ सकता है। ठीक है, कि जैसे आदमी, हम लोग आसपास हैं, खाद्य संसाधन कम हो गए तो लूटो छीनो मारो पीटो, ये सब होगा ना, ये एक कारण होता है। और दूसरा कारण क्या होता है? मौसम में परिवर्तन। अगर कोई भालू आप देखेंगे आपके घर के आसपास, या घर के आसपास तो नहीं रहता पर चिड़ियाघर में, जंगल में, तो इधर भालू क्या दिखते हैं? काला रंग का है, उसके बाल हैं बड़े बड़े। पर जो ध्रुवी भालू होता है, जो बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है, वो कैसा होता है? सफ़ेद रंग का। तो ये अंतर क्यों है? उसके आवास के कारण। इसके बारे में आपने कक्षा 9वीं में भी पढ़ा हुआ है। तो ये आज की कक्षा में हम लोग यहाँ तक रुकते हैं। हमने पूरा इंट्रोडक्शन ले लिया है। कल हम लोग डार्विन जब वो गए द्वीप से द्वीप, तो उन्होंने क्या क्या देखा, है ना, और प्राकृतिक चयन, कृत्रिम चयन क्या होता है, सजाति समृद्धि लक्षण क्या होते हैं, ये बाकी का जो आधा पोर्शन बचा हुआ है, आधा भाग है, वो हम लोग कल इसमें कवर करेंगे। और तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न उत्तरी दी हुई है उसको हल करने का प्रयास करिए। धन्यवाद।